सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार आप सभी विनर्स का फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे हैं, अपने एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट का बार बार रिवीजन कर रहे हैं, अपने मैटर को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। आज का सेशन एक और कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम प्रयास करेंगे सप्ताह में आपको 2 सेशन मिल जाएं, एक लिटरेचर का और एक ग्रामर का। इससे पहले वाला सेशन था वो लिटरेचर का था इस सप्ताह में, और ये है आपका ग्रामर का। ग्रामर में भी जो आपके ग्रेजुएशन लेवल वाली जो ग्रामर है, जिसमें एमएचएम है, फ्रेज एनालिसिस। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो एमएचएम फ्रेज एनालिसिस। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम समझेंगे एमएचएम क्या है, फ्रेज को किस तरीके से एमएचएम के संदर्भ में एनालिसिस का किया जाए, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। तो ये 29वां डाउट सेशन है। इससे पहले हम 28 डाउट सेशंस कर चुके हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखें तो जरूर देखें। इसके अलावा लगभग 70 वीनस डाउट सेशंस भी हैं। ये कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन है, वो डाउट सेशंस हैं, तो आप उन डाउट सेशंस को भी जरूर देखिएगा। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वे कैंडिडेट्स जो आरपीएससी स्कूल लेक्चर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से बहुत शानदार एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान में वीनस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज सबसे शानदार टेस्ट सीरीज है, क्योंकि उसमें डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज के साथ साथ मंथली शेड्यूल टेस्ट बिल्कुल फ्री होते हैं। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ऑडियो वीडियो सब पहुंच रहे हैं? तो एक बार सभी विनर्स लिख देंगे, विनर्स वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, और इसके साथ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख दें। फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। यस सर, ये टॉपिक वीक है, आज स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू, बिल्कुल आज स्ट्रांग हो जाएगा। आपके जो भी वीक पॉइंट्स हैं हम उन सभी पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे और उनको स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। यस, शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए वीनस वर्ल्ड की ये 4 किताबें हैं। आप में से ज्यादातर बच्चों के पास ये किताबें होंगी। अब रिवीजन का समय है और रिवीजन के लिए बहुत शानदार किताबें हैं ये, क्योंकि रिवीजन के समय आप वापस से सारे के सारे वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे, इसलिए आप इन किताबों से फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। ये लिटरेचर की बुक है जिसमें कंप्लीट थियरी है, उसके साथ 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं कोई एक लाइन के एक्सप्लेनेशन दे दिए, शानदार एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन है। ये 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली ग्रामर की बुक है। आप इसमें से जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत शानदार एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसमें से जो के त्यों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ये आपकी मेथड्स की बुक है जिसमें थ्योरी और पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज सब हैं, और ये बहुत शानदार अद्भुत बुक है। ये वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का दूसरा वॉल्यूम है। इसमें आरपीएससी आजकल जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रही है, उस प्रकार के 500 एडवांस लेवल के क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं। तो ये बुक आप सबके पास होनी चाहिए। अपने आसपास के बुक स्टोर से आप इन किताबों को खरीद सकते हैं। यदि वहां उपलब्ध नहीं हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। ये पहला क्वेश्चन है, आप सब लोग इसका आंसर कीजिएगा जब तक मैं आपके कमेंट्स देखता हूं। पूजा सैनी लालसोट से गुड इवनिंग बेटा। निधि शर्मा, राजकुमार शर्मा शाहपुरा जयपुर से गुड इवनिंग बेटा। सुनीता गुड इवनिंग। यस, सदाम हुसैन आपके होम डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड। वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं
तो जीतेंगे कैसे? बिल्कुल सीखेंगे भी और जीतेंगे भी। अब फटाफट आप आंसर करें पहले क्वेश्चन का। देखो किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं पहले। एक तो ये टाइप है क्वेश्चन पूछने की कि आपको एक फ्रेज दी जाती है, ये पूरी जो ऊपर लिखी हुई है एक फ्रेज है, यहां से लेके यहां तक एक के फ्रेज है, और उस फ्रेज में नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इस फ्रेज को आप पे MHM के संदर्भ में एक्सप्लेन करेंगे। MHM से मतलब क्या है? M का मतलब होता है मॉडिफायर, H का मतलब होता है हेडवर्ड और M का मतलब होता है मॉडिफायर। ये H से पहले जो है ये है आपका प्री मॉडिफायर। इसको आप लोग क्या कहते हैं? प्री यानी पहले, हेडवर्ड से पहले है इसलिए इसको प्री मॉडिफायर कहते हैं। ये हेडवर्ड के बाद में है इसलिए इसको क्या कहते हैं? पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। पोस्ट का मतलब बाद में होता है, यानी ये पोस्ट मॉडिफायर है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या किसी फ्रेज में एक से ज्यादा हेडवर्ड हो सकता है क्या? बहुत सारे बच्चे कई बार मैसेज करके पूछते हैं कि सर ये बताइएगा, हमें किसी ने बताया है कि इसमें 2 हेडवर्ड हैं, एक फ्रेज में एक ही हेडवर्ड होता है। इस बात को आप कंफर्म कर लें। यदि फ्रेज एक है तो हेडवर्ड भी एक ही होगा, यानी ये आपके पास एक ही होगा। प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स अल्टरनेटिव, विकल्पिक, यानी ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हो गया। चलो अब बताओ आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, फिर आगे की चीजें देखेंगे अपन। A father of 3 daughters with a criminal record. A father of 3 daughters with a criminal record. जैसा कि हम समझ पा रहे हैं ये एक नाउन फ्रेज लग रही है। क्या लग रही है? ये कि नाउन फ्रेज लग रही है। ये कौन सी फ्रेज है? ये अ पीस ऑफ एडवाइस एज ऑफ क्लेफ का बताएंगे बेटा, बताएंगे। इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। A father of 3 daughters with a criminal record. देखो ये कौन सी फ्रेज है? ये एक नाउन फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है? ये एक नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज का जो हेडवर्ड होता है वो क्या हो सकता है? वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो बाद में हम चर्चा करेंगे। इस का हेडवर्ड क्या है ये बताओ पहले। पहले आप इसका आंसर तो कर ही दिया होगा आपने। इस फ्रेज का हेडवर्ड बताइएगा क्या है इसमें। हेडवर्ड जब आप ढूंढ लेंगे तो फिर बाकी चीजें भी आप आसानी से इसको समझ लेंगे। इसका हेडवर्ड कहां है? हेडवर्ड कहां है इसका देखिएगा एक बार। नाउन फ्रेज है, बिल्कुल ठीक बात है। आप इसका हेडवर्ड बताइएगा कहां है हेडवर्ड। हेडवर्ड बताइएगा इसमें। हेडवर्ड इसमें फादर है। कई कई बार सीधा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे ये कि ऊपर दी गई फ्रेज का हेडवर्ड बताइएगा। हेडवर्ड इसमें क्या है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, हेडवर्ड पूछते हैं। तो इसमें जो हेडवर्ड है वो फादर है। हेडवर्ड कौन है बेटा? इसमें फादर है, तो ये इसका हेडवर्ड है। हेडवर्ड पूछे जाएंगे आपसे, तो हमने यहां देख लिया कि हेडवर्ड इसमें कौन है? फादर इसमें हेडवर्ड है। और ए जो है ये प्री मॉडिफायर है। ए जो है इसमें क्या है? प्री मॉडिफायर है। ठीक है, हेडवर्ड से पहले जो शब्द आया हुआ है उसको प्री मॉडिफायर कहते हैं। ए इसमें प्री मॉडिफायर है, तो ये इसका प्री मॉडिफायर है। ठीक है, तो शुरू जो होगा वो एम से है, लेकिन एक ही है ये। इसमें भी 2 एम है। इसमें हेडवर्ड से शुरू हो रखा है, ये भी नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ये होना चाहिए, 4 वाला। आगे देखते हैं। एम जो है इसमें प्री मॉडिफायर हो गया। दूसरा हेडवर्ड कौन हो गया? फादर हो गया। अब इसके प्री मॉडिफायर्स देखिएगा। इसके प्री मॉडिफायर्स देखिएगा। इसमें प्री मॉडिफायर्स कौन है? एक तो है ऑफ 3 डॉटर्स। एक तो प्री मॉडिफायर ये है, ये प्री मॉडिफायर है जो कि क्या है? पीपी है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। नाउन फ्रेज के जो पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को ठीक ढंग से समझिएगा। जो जो शब्द मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं सारे के सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। नाउन फ्रेज जो है, नाउन फ्रेज के जो पोस्ट मॉडिफायर होते हैं, नाउन फ्रेज के पोस्ट मॉडिफायर होते हैं, वो सामान्यतः क्या होते हैं? वो सामान्यतः या तो पीपी होते हैं, यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं,
और रिलेटिव क्लॉज भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रिलेटिव क्लॉज भी हो सकते हैं, ज्यादातर यही होते हैं। और भी होते हैं लेकिन मुख्य रूप से या तो क्या होता है, पीपी होता है या रिलेटिव क्लॉज होते हैं। इसमें ये पूरा पीपी है। आगे और सुनना ध्यान से, पूरी प्रेपोजिशनल फ्रेज एक मॉडिफायर का काम करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप ऑफ को भी मॉडिफायर बताएंगे, थ्री को भी मॉडिफायर बताएंगे, डॉटर्स को भी मॉडिफायर बताएंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरी की पूरी पीपी जो है वो एक मॉडिफायर का काम करती है। इसलिए यहां से लेके ऑप से लेके ऑप थ्री डॉटर्स, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक के, ये एक एम है, यानी ये एक मॉडिफायर है। ये कौन से हैं? पोस्ट मॉडिफायर है। कौन सा बेटा? ये पोस्ट मॉडिफायर है। उसके बाद में विद ए क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये एक दूसरी क्या है? पीपी है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रेपोजिशन है और उसके बाद में यहां से ये आगे का जो मैटर है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ये क्या हो गई आपकी मॉडिफायर हो गई, यानी इसमें एम एच एम एम ये इसकी स्ट्रक्चर है। इससे पूछा है कि इसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, तो इसकी है ये आप लोगों को जो दी हुई है एम एच एम एम दिया हुआ है। अब चलो हम आप लोगों से एक दो क्वेश्चन इसी से लेते हैं। ये जो आपकी क्या दी हुई है, प्रेपोजिशनल फ्रेज दी हुई है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीपी, प्रेपोजिशनल फ्रेज की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? बताओ भी, लिखो। प्रेपोजिशनल फ्रेज की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? पोस्ट मॉडिफायर। हाँ, पोस्ट मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर की बात नहीं कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? प्री तो केवल ये है, प्री मॉडिफायर तो केवल ए है, और ये दोनों कौन से हैं? पोस्ट मॉडिफायर हैं। और हम यहां जो बात कर रहे हैं दोनों, ये भी मैं पोस्ट ही लिख रहा हूं, ये दोनों भी किसकी बात है? पोस्ट मॉडिफायर की बात कर रहे हैं अपन, प्री की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पोस्ट मॉडिफायर की बात कर रहे हैं। नाउन फ्रेज की पोस्ट मॉडिफायर क्या होती है? या तो पीपी होती है या फिर रिलेटिव क्लॉज होती है। ठीक है, क्या बस? हाँ, पोस्ट मॉडिफायर ये बता रहे हैं। फादर हेडवर्ड है। चलो अब जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करेंगे। प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है नाउन फ्रेज ही होती है, केवल P प्लस एनपी होता है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो P प्लस एनपी होता है। क्या होता है? P प्लस एनपी। तो ये P हो गया इसमें प्रेपोजिशन, और ये जो थ्री डॉटर्स है ये क्या हो गई? ये आपकी एनपी हो गई। इसमें भी विद जो है वो क्या हो गई? P, और क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ये क्या हो गई? एनपी हो गई। ठीक है, एनपी हो गई। अब आप लोग एक बताएगा, एक बिल्कुल इसी तरीके से एक फ्रेज और है जो नाउन फ्रेज से बनती है, उसको जेनेटिव फ्रेज कहते हैं, जीपी। जेनेटिव फ्रेज कहते हैं जीपी। आपको स्ट्रक्चर बतानी है जीपी की, स्ट्रक्चर ऑफ जीपी, जेनेटिव फ्रेज, ये बताना आप लोगों को। बताइए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग सभी लोग, गुड इवनिंग। फटाफट आंसर करो बेटा। हम पूछ रहे हैं जीपी की। जीपी भी क्या होती है? एनपी प्लस अपोस्ट्रोफी एस, ये दोनों ही हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज और जेनेटिव फ्रेज, दोनों नाउन फ्रेज ही होती हैं। बस इसमें इतना अंतर होता है, इसका जो शुरुआत होती है प्रेपोजिशनल फ्रेज के वो प्रेपोजिशन से होती है, और उसके लास्ट में ये अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है। इतना ही अंतर होता है, बाकी ये भी क्या होती हैं? ये भी क्या होती है बेटा? नाउन फ्रेज ही होती हैं ये भी। एनपी प्लस जेनेटिव, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, एनपी प्लस जेनेटिव। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे भाई आप लोगों से, एक फ्रेज दे दी जाएगी और उस फ्रेज में पूछेंगे इसकी स्ट्रक्चर क्या है, एमएचएम है कि जो भी है वो आपको बताना होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा, द स्ट्रक्चर ऑफ ए नाउन फ्रेज इज, ये बताओ आप। इसका आंसर करेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ ए नाउन फ्रेज इज, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए नाउन फ्रेज इज। नाउन फ्रेज की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है?
आप इसके साथ साथ लिखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज की 6 फ्रेज होती है। जितनी फ्रेजेस को हमें पढ़ना होता है वो कितनी है? 6 हैं। एडजेक्टिव फ्रेज को पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर भी लिख दो। एडवर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर भी लिख दो। एडवर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर भी लिख दो। अभी हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज की स्ट्रक्चर देख ही ली थी, जेनेटिव फ्रेज की हमने देख ही ली, और एक होती है वर्ब फ्रेज। 6 फ्रेज जो है वो हमें पढ़नी है। 6 की स्ट्रक्चर लिख दो। एक नाउन फ्रेज है ही, 6 की 6 फ्रेज की आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। इनकी स्ट्रक्चर लिख दो फटाफट। फटाफट, हाँ, सबकी। देखो अब इसमें नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, इन तीनों की बेसिक स्ट्रक्चर एक ही होती है। इन तीनों की बेसिक स्ट्रक्चर एक ही होती है। ठीक है, क्या होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर? वो होती है एम। देखो इसको ब्रैकेट में पूरे में रखेंगे, ये फ्रेज है। उसके बाद में हम लिखेंगे इसमें ये एम। ठीक है, और फिर इसको वापस बंद कर देंगे और यहां एन लगाया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है समझेंगे भाई। इसका मतलब एम का मतलब ये प्री मॉडिफायर है, ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये एन का मतलब है इसकी संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। हेडवर्ड है, ये आपका ऑप्शनल नहीं है, हेडवर्ड होगा ही होगा। कोई भी फ्रेज जो है उसमें हेडवर्ड होगा ही होगा। ऐसी कोई फ्रेज नहीं होगी जिसमें हेडवर्ड नहीं होगा, हेडवर्ड होगा ही होगा। उसके बाद में तीसरा वर्ड फिर आता है, तीसरा एम, ये पोस्ट मॉडिफायर है, ये भी ऑप्शनल है। इसकी संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। ऐसा किस किस में हो सकता है? ऐसा नाउन फ्रेज में हो सकता है, ऐसा एडजेक्टिव फ्रेज में हो सकता है, ऐसा एडवर्ब फ्रेज में भी हो सकता है। यानी इन तीनों की बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम होती है। पीपी की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एन प्लस सॉरी पी प्लस एनपी होती है, ये हमने पढ़ लिया है। जीपी की जो होती है वो एनपी अपोस्ट्रोफी एस जेनेटिव होती है। और वर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर क्या होती है लिख के बताइएगा भाई एक बार। वर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर क्या होती है? वर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर मॉडिफायर से, मॉडिफायर एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है एक भी पोस्ट मॉडिफायर प्री मॉडिफायर नहीं हो, केवल एक ही वर्ड हो फ्रेज में और वो एक शब्द है, तो वो क्या होगा? हेड वर्ड होगा। वर्ब फ्रेज की लिखिए स्ट्रक्चर। वर्ब फ्रेज की मैं लिख रहा हूं, आप लोग मुझे बताना। वर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर मैं एक बार लिख रहा हूं, कौन सी उसमें आप बताना। ये ऑक्सिलरी है और इसको हम यहां इस तरीके से एन और ट्रे, यहां हम लिख देते हैं मैन वर्ब। ये है क्या? ये है क्या बताइए कभी। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? वर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर क्या होती है? वर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर मैंने जो लिखा है ये सही है या गलत है, ये बता दो बस आप तो। मैंने जो लिखा है ये सही है या गलत है, ये बता दो बस। वर्ब फ्रेज, चलो दूसरा देखिएगा। एक और लिख रहा हूं, ऑक्सिलरी, ये पूरा ब्रैकेट है, ये मजला ब्रैकेट है, इसमें ऑक्सिलरी, इसमें फिर ऑक्सिलरी और फिर ऑक्सिलरी और फिर मैन, ये भी मजला ब्रैकेट है और फिर पूरा ब्रैकेट। ये है क्या? ये दूसरे वाली सही है क्या? दूसरे वाली सही है क्या? समझिएगा चीजों को, दूसरे वाली सही है क्या ये पूछ रहा हूं मैं। ये सही है क्या? ये देखो इसमें क्या है, पहले तो देखो ये क्यों गलत है। इसमें ये कह रहा है कि ऑक्सिलरी की संख्या कितनी भी हो सकती है।
1 2 3 4 5 ऐसा नहीं है। ऑक्सिलरी की संख्या निश्चित होती है। कितनी होती है निश्चित? ऑक्सिलरी की संख्या आपको निश्चित मिलेगी। कितनी होती है निश्चित? बताओ, ऑक्सिलरी की संख्या निश्चित है, कितनी निश्चित है? 1 2 3 4 होती है। इसमें 3 ही लिखे हुए, 4 ऑक्सिलरी होती हैं। और ये ब्रैकेट में नहीं होती है, मजला में। मजला ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये इसके बाहर होती है एमवी, इस तरीके से लिखा जाता है इसको। अब सही होगी ये। 1 ऑक्सिलरी, 2 ऑक्सिलरी, 3 ऑक्सिलरी, 4 ऑक्सिलरी तक हो सकती हैं। 4 ऑक्सिलरी तक हो सकती हैं। और ये मेन वर्ब तो होगी ही होगी। ऑक्सिलरी तो हो या नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 4 हो सकती हैं। लेकिन आपकी मेन वर्ब जो है ये मजला ब्रैकेट में नहीं होगी, ये आपकी बाहर होगी, क्योंकि एमवी के बिना वर्ब फ्रेज नहीं बनेगी। क्लियर हो गई बात में ये? तो सबकी स्ट्रक्चर आप ठीक से तैयार कर लेंगे। हाँ, 4 + 1 5 होती हैं। 4 तो ऑक्सिलरी लिख सकते हैं आप लोग, और 1 मेन वर्ब लिखेंगे। लेकिन ये तो होंगी ब्रैकेट में और मेन वर्ब होगी बाहर, ये ध्यान रखना आपको। हाँ, 4 हो सकती हैं, 5 नहीं हो सकती, 4 हो सकती हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहां से आपको पूछेंगे एग्जाम में कि वर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर क्या है। वर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर क्या है, तो आप पे ध्यान देंगे इसका। ठीक है भाई, सबकी स्ट्रक्चर देख ली हमने। इसमें पूछा किसकी स्ट्रक्चर है? द स्ट्रक्चर ऑफ अ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर पूछी है, उसका सही आंसर ये है। ये नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर है, ये एडजेक्टिव फ्रेज की स्ट्रक्चर है, ये एडवर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर है। और प्रेपोजिशनल फ्रेज, जेनेटिव फ्रेज और वर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर्स हम देख चुके हैं। देखो, आपको क्या करना है, इनकी स्ट्रक्चर्स और सबके फंक्शन भी आपको पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको सबके फंक्शन भी पता होने चाहिए। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हम फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। सर, लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन, बिल्कुल सही लिखा है। द लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन, बिल्कुल सही है ये। इसमें देखो हो गई ना 4। द लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन, इसमें 4 हो गई हैं। चलो नेक्स्ट देखिएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछते हैं आपसे। हमने आपको बताया है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़ो पहले आराम से आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? जिन बच्चों को फ्रेज वाले टॉपिक में दिक्कत है, जिन बच्चों को फ्रेज वाले टॉपिक में दिक्कत है, उनके लिए एक बुक बता रहा हूं मैं। वो बुक, उस बुक का नाम है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे। उस बुक का नाम है। फ्रेज आपको कहां से पढ़नी है? इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, इस बुक से पढ़नी है आपको। इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, इस बुक से आपको ये पढ़ना है। ठीक है, इस बुक के पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं कहां से कहां तक आपको पढ़ना है इसको। इसके पेज नंबर, ये बुक है मेरे पास यहां। इसके पेज नंबर 66 से लेके, के पेज नंबर 66 से लेके 66 से लेके 66 टू 84, ये पेज नंबर आप लोगों को पढ़ने हैं। फ्रेज का क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, इसने से बाहर फ्रेज का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा। और यदि ये बुक आपके पास नहीं है, तो जिन बच्चों ने वीनस वर्ल्ड का कोर्स लिया हुआ है उनको मैंने करवा दिया है ये, तो उनको अड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। बाकी कोशिश मैं करूंगा कि इस बुक के पीडीएफ के इतने पेज, 66 से लेकर 84 तक के पेज अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड पे डाल दूं। तो आपने यदि टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आप उसको ज्वाइन कर लें, वहां आपको इतने पेजेस की पीडीएफ दे देंगे। फ्रेज का कोई क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाना है, ये आप ध्यान रखें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस हैड्स सॉरी हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल सही बात है, पहले वाले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये पहले वाला सही है इसका आंसर। 3 के में ए, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप लोग। हाँ, पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करवा देंगे। अभी हमने चर्चा की है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, इनकी सेम बेसिक स्ट्रक्चर होती है। देयर इज ऑलवेज ए प्री मॉडिफायर, ए हेड वर्ड एंड ए पोस्ट मॉडिफायर इन ए फ्रेज। जरूरी नहीं होता है, इसमें लिखा हुआ है देयर इज ऑलवेज, हमेशा ए प्री मॉडिफायर होता है, एक हेडवर्ड होता है और एक पोस्ट मॉडिफायर होता है इन ए फ्रेज। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हेडवर्ड होना जरूरी है। जो जरूरी है वो कौन है? हेडवर्ड जरूरी है, बाकी प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर जो होते हैं इनकी जरूरी नहीं है हो, ये वैकल्पिक होते हैं, हो भी सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट ये जो है ये सही नहीं है। A verb phrase and a noun phrase constitute the same elements. वर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज सेम एलिमेंट होते हैं? कभी नहीं होते हैं। वर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर जो होती है वो हमने अभी देखी, बिल्कुल अलग होती है, और नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, इसलिए ये बात भी सही नहीं है। हेडवर्ड कम्स आफ्टर द पोस्ट मॉडिफायर इन ए फ्रेज। हेडवर्ड जो होता है वो पोस्ट मॉडिफायर से पहले होता है, प्री मॉडिफायर के बाद हो सकता है और पोस्ट मॉडिफायर के कहा होता है? पहले होता है हेडवर्ड। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये इनमें से जो सही था वो पहले वाला सही है, यानी ये इसमें सही है। 3 वाला देखिएगा भाई। वेरी गुड, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू भाई। ये क्वेश्चन हो गया सबका सही। आप ये देखें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस किस प्रकार के क्वेश्चंस वो हमने दे दिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट विच इज ट्रू, इनमें कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, इसका आंसर करें आप फटाफट, जब तक मैं आपके कमेंट्स देखता हूं। सागर गौतम ईच आएगा, ईच, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका सही आंसर ईच है। इसका आंसर बताइएगा आप लोग, सब लोग। इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन नाउन फ्रेज द हेडवर्ड मे बी नाउन। नाउन फ्रेज के हेडवर्ड कौन कौन हो सकते हैं? ये आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नाउन फ्रेज का हेडवर्ड कौन कौन हो सकता है। एक नाउन हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। एक प्रोनाउन भी हो सकता है, ये भी ठीक बात है। एडजेक्टिव भी हो सकता है, एन्यूमरेटर भी हो सकता है, और जेनेटिव फ्रेज भी हो सकती है। नाउन फ्रेज के हेडवर्ड ये सब हो सकते हैं। कैसे? हेडवर्ड नाउन फ्रेज का नाउन हो सकता है, जैसे द बॉय, द बॉय वॉज प्लेइंग, लड़का खेल रहा था, द बॉय वॉज प्लेइंग। इसमें द बॉय जो है वो नाउन फ्रेज है और इसका हेडवर्ड एक नाउन है, ठीक है। दूसरा प्रोनाउन हो सकता है, इसका हेडवर्ड प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे ही वॉज प्लेइंग, जैसे ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग में ही जो है ये नाउन फ्रेज है,
और इस नाउन फ्रेज का जो हेडवर्ड है वो कौन है? ही है, जो कि एक प्रोनाउन है, जो कि कौन है? एक प्रोनाउन है। ये बात समझ में आ गई। तीसरा क्या कह रहे हैं? एडजेक्टिव भी इसका हेडवर्ड हो सकता है। द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। समझिएगा एक एक चीज को, तब समझ में आएगी। द पुअर आर ऑनेस्ट, इसमें द पुअर जो है नाउन फ्रेज है और इसका हेडवर्ड जो है वो पुअर है, और पुअर एक एडजेक्टिव है। पुअर क्या है? एक एडजेक्टिव है। समझ में आ गई बात आपको? के बाद में क्या कह रहे हैं? एन्यूमरेटर का मतलब होता है संख्या, जैसे ऑल 15 वर देयर, ऑल 15 वर प्रेजेंट देयर, 10 वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो इसमें ऑल 15 जो है ये नाउन फ्रेज है, और 15 जो इसमें है वो आपका हेडवर्ड है और इन्यूमरेटर है। इन्यूमरेटर का मतलब जिससे गिनती होती हो। जेनेटिव फ्रेज, दिस इज रमेश, दिस बुक इज, दिस बुक इज रमेश। अब ये देखिएगा, ये जो है ये आपकी नाउन फ्रेज है, और इसका हेडवर्ड जो कौन है वो ये जेनेटिव फ्रेज है। ठीक है, क्लियर हो गई बात भी? ये पॉइंट समझ में आ गया आपके? एक वाला पॉइंट तो ये बिल्कुल सही बात है, विच इज ट्रू, ये सही है। इसमें पहले वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। ये समझ में आया भाई पहले वाला पॉइंट? रंजीत, रंजीत कह रहा है सर मैं आपका स्टूडेंट हूं, बाकी भी जो अभी पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट ही है बेटा। बिल्कुल ठीक बात है। चलो और देखिएगा, ये समझ में आ गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है? नाउन फ्रेज, इन a noun phrase the post modifiers may be a verb phrase। देखो वर्ब फ्रेज किसी की पोस्ट मॉडिफायर नहीं होती है, किसी की प्री मॉडिफायर नहीं होती है। ध्यान रखना आप इस बात का। वर्ब फ्रेज जो है वो न तो किसी की प्री मॉडिफायर होती है और न ही किसी की पोस्ट मॉडिफायर होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। वर्ब फ्रेज जो है वो न तो किसी की प्री मॉडिफायर होती है और न ही किसी की पोस्ट मॉडिफायर होती है, इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। एन एडवर्बियल फ्रेज ये हो सकती है, गर्ल, गर्ल डाउन स्टेयर्स, द गर्ल डाउन स्टेयर्स, लड़की जो नीचे है डाउन स्टेयर्स, तो गर्ल के बाद में डाउन स्टेयर्स जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है, और ये इसकी पोस्ट मॉडिफायर हो सकती है। ये बात तो ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज तो पोस्ट मॉडिफायर होती ही होती है, ये तो हमने देखा ही है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें ये जो बिंदु है कौन सा? वर्ब फ्रेज वाला, ये सही नहीं है। वर्ब फ्रेज न तो किसी की पोस्ट मॉडिफायर होती है और न ही किसी के प्री मॉडिफायर होती है। ये बात आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। इसका मतलब ये बिंदु भी सही नहीं है। तीसरा देखिएगा, in a noun phrase the post modifiers are always adverbs। नहीं, always adverbs नहीं होती हैं। क्या हो सकती हैं? पोस्ट मॉडिफायर, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती हैं, एडवर्ब क्लॉज भी हो सकती हैं, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज भी हो सकती हैं। हमेशा एडवर्ब भी हो ये कोई आवश्यक नहीं है, तो ये बात भी सही नहीं है। इन a noun phrase the headword can never be a noun। नाउन फ्रेज का हेडवर्ड कभी नाउन नहीं हो सकता, ये बात भी बिल्कुल गलत है। नाउन तो हो ही सकता है, नाउन के साथ साथ क्या हो सकता है? नाउन के साथ साथ ये सब हो सकते हैं। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, इन्यूमरेटर इन्यूमरेटर हो सकता है, और जेनेटिव फ्रेज हो सकता है। ये सारे के सारे हेडवर्ड हो सकते हैं। ये 4 वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? एक बार कमेंट करके बताओ भाई। सर जब एक ही वाक्य में ये 2 क्वालिटी बताई जाती हैं तो मोर पॉजिटिव, हाँ। चलो भाई, ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें किसी बिंदु में देखो, इनको अच्छे से क्लियर करना है। ये चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी तो यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा और परेशान कर देगा फिर।
ये यदि क्लियर हो गया तो फिर आगे चलते हैं अपन। आगे बढ़े। वेरी गुड। एक बार समझ में आ गया, आपने कमेंट कर दिया है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लॉज एडजेक्टिव फ्रेजेस फंक्शन एज। आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। इन ए क्लॉज में एडजेक्टिव फ्रेजेस फंक्शन एज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या फंक्शन करती है? आपको केवल एडजेक्टिव फ्रेज का ही नहीं करना है, जितनी भी 6 की 6 फ्रेजेस हमारे पास हैं, ऑल 6 phrases we have, we must know the function of all the 6 phrases। हमें सभी 6 की 6 phrases का फंक्शन पता होना चाहिए। सभी 6 की 6 phrases का फंक्शन हमें पता होना चाहिए। एडजेक्टिव फ्रेज क्या काम करती है? एडजेक्टिव फ्रेज क्या काम करती है? एडजेक्टिव फ्रेज केवल कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो केवल कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। ही इज वेरी ऑनेस्ट। ही इज वेरी ऑनेस्ट। इसमें ही जो है, ध्यान देंगे बेटा, ही जो है ये कौन सी फ्रेज है बताओ भाई पहले। इसमें ही बताएगा कौन सी फ्रेज है। सभी बच्चे एक बार लिखेंगे ही कौन सी फ्रेज है। इज जो है ये वर्ब फ्रेज है। वेरी ऑनेस्ट जो है ये कौन सी फ्रेज है? 3 फ्रेज है इसमें। ही जो है ये नाउन फ्रेज है। ही कौन सी फ्रेज है? ये आपकी नाउन फ्रेज है। ही नाउन फ्रेज है। इसका हेडवर्ड कौन है? प्रोनाउन है। ही जो है ये प्रोनाउन है, तो इसका हेडवर्ड जो है वो प्रोनाउन है। फ्रेज कौन सी है? नाउन फ्रेज है, लेकिन हेडवर्ड कौन है? प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है। उसके बाद में ये आपकी वर्ब फ्रेज है और ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है। ये कौन सी फ्रेज आपकी? एडजेक्टिव फ्रेज है। का हेडवर्ड जो है वो हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। ऑनेस्ट इसका हेडवर्ड है और हेडवर्ड हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। ध्यान दीजिएगा, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव में यही अंतर होता है कि एडवर्ब फ्रेज का हेडवर्ड हमेशा एडवर्ब होती है और एडजेक्टिव फ्रेज का हेडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव होता है, जबकि नाउन फ्रेज का हेडवर्ड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन्यूमरेटर कोई भी हो सकता है। हमने ये कहा, देखिएगा इसमें ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और वेरी ऑनेस्ट जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। जहां कहीं भी आपको एडजेक्टिव फ्रेज दिखेगी वो केवल और केवल किसका काम करती है? वो कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो 2 वाला इसका सही आंसर है, केवल कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। अब चलते हैं अपन आगे। नाउन फ्रेज किस किस का काम करती है? नाउन फ्रेज, क्योंकि हमें तो सारी चीजें पढ़नी है ना, हमें तो सारी चीजें देखनी है। नाउन फ्रेज जो है वो किस किस का काम करती है? लिखो, आप लोग लिखिएगा फटाफट। नाउन फ्रेज किस किस का काम करती है? परवीन गौड़ कह रही है सर माई हस्बैंड इज, माई हबी इज रीडिंग। इसका एसपीओ ये क्या बताएं इसका? माई हबी जो है वो सब्जेक्ट है, इज रीडिंग इसकी वर्ब है। बस 2 ही तो कंप्लीट एलिमेंट है इसमें। चलो भैया बताओ इसका। नाउन फ्रेज क्या क्या काम कर सकती है? देखो, नाउन फ्रेज सबसे पहले सब्जेक्ट का काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकती है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकती है। 3 तो मुख्य काम है इसके। कई कई बार एडवर्बियल का भी काम कर देती है, कई कई बार एडवर्बियल का भी काम कर देती है। सब्जेक्ट का काम कैसे करती है नाउन फ्रेज? अभी सब्जेक्ट का काम कर ही रही है कोई भी। ही इज माई ब्रदर।
ही इज माई ब्रदर। देखिएगा इसमें ही जो है ये नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। माई ब्रदर जो है ये भी नाउन फ्रेज है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। ये भी नाउन फ्रेज है, लिंकिंग वर्ब के बाद में किसका काम कर रही है? कॉम्प्लीमेंट का। आई गॉट अ बुक, आई गॉट ए वेरी नाइस बुक, ए नाइस बुक। तो गॉट वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है वेरी नाइस बुक, तो ये भी नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकती है। वी वेंट देयर लास्ट वीक, वी वेंट देयर, हम वहां गए लास्ट वीक, वी वेंट देयर लास्ट वीक। लास्ट वीक जो है इसका वीक हेडवर्ड है नाउन, ये नाउन फ्रेज है। लेकिन इस सेंटेंस में ध्यान दो बेटा, बी सब्जेक्ट है, वेंट देयर, और लास्ट वीक बी एडवर्बियल है। नाउन फ्रेज है लेकिन काम किसका कर रही है? एडवर्बियल का काम कर रही है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात आपको? ये इतने काम कर सकती है। नाउन फ्रेज क्या क्या काम कर सकती है? नाउन फ्रेज सब्जेक्ट काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट काम कर सकती है, कॉम्प्लीमेंट काम कर सकती है, एडवर्बियल काम कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। चलो नेक्स्ट देखो और आगे बढ़ते हैं। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज क्या काम करती है? ये हम सीख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। एडजेक्टिव फ्रेज केवल कॉम्प्लीमेंट का काम करती है, केवल कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। एडवर्ब फ्रेज सबके फंक्शन लिखेंगे, एडवर्ब फ्रेज केवल एडवर्बियल का काम करती है। एडवर्ब फ्रेज केवल एडवर्बियल का काम करती है और किसी का काम नहीं करती है, एडवर्बियल का काम करती है। प्रेपोजिशनल फ्रेज केवल एडवर्बियल का काम करती है। प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्बियल का काम करती है। वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज जो है वो प्रेडिकेटर का काम करती है, यानी वर्ब फ्रेज केवल प्रेडिकेटर का काम करती है। अब बच गई आपकी जेनेटिव फ्रेज जीपी। बताओ जीपी के क्या कार्य होते हैं, ये क्या काम करती है? फंक्शन। जीपी के क्या फंक्शन काम बताओ भाई। जीपी क्या काम करती है बताओ, आंसर दो भाई इसका। जीपी भी एडवर्बियल का काम करती है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर कीजिएगा। जीपी क्या काम करती है? जेनेटिव फ्रेज। जेनेटिव फ्रेज के दो ही काम है, आप कमेंट करें मैं बताता हूं। दो ही काम है इसके, या तो नाउन फ्रेज का प्री मॉडिफायर होता है ये, और या फिर उसका हेडवर्ड होता है। नाउन फ्रेज का हेडवर्ड या मॉडिफायर के रूप में काम करता है, बस यही काम होते हैं। किसका? राजेश सैनी, किसका एसपीसी होना चाहिए? कौन से क्वेश्चन का? राजेश सैनी कह रहा है सर जी आपका आंसर एसपीसी होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। कौन से सेंटेंस में? राजेश सैनी एक बार सेंटेंस दोबारा लिखो, आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आई बात। बिल्कुल ठीक है। जीपी क्या काम करती है? या तो प्री मॉडिफायर होती है, हेडवर्ड होती है, सिर्फ नाउन फ्रेज के, सबके नहीं, केवल नाउन फ्रेज के, केवल नाउन फ्रेज के। अरे माई हबी इज रीडिंग, क्या समस्या आ गई? कौन पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये नहीं पता आप लोगों को? माई हबी इज रीडिंग,
क्या पूछना लगा रखा है इसमें, और कौन पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन? इसके एसपीओसी बता रहे हैं, इसका एसपीओसी नहीं आता आपको? जब आप इसके एसपीओसी पूछेंगे तो फिर हम जहां पढ़ा रहे हैं उसका तो लेवल मैच ही नहीं कर रहा है कहीं भी। हम जो चीजें आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अभी इसका मतलब मैच नहीं कर रही हैं चीजें। हम आपको क्या बता रहे हैं, आप लोग क्या पूछ रहे हो, इसमें क्या समस्या आ गई? ये सब्जेक्ट है और इज रीडिंग पूरा का पूरा क्या है? वी है बस। इज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मैन वर्ब, इसमें पूछना क्या चाह रहे हो? चलो नेक्स्ट देखिएगा अभी, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो, ये है हमारी वीनस टेस्ट सीरीज। आप में से ज्यादातर बच्चों ने ज्वाइन कर रखी होगी, जिन्होंने नहीं ज्वाइन की है वो एक बार रिवीजन के लिए शानदार तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? राजस्थान की बेस्ट टेस्ट सीरीज है। क्यों है बेस्ट? आप कहेंगे सर सभी लोग बेस्ट बताते हैं अपनी अपनी टेस्ट सीरीज को, ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें 38 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। आपका रिवीजन करने के लिए आप इन टॉपिक वाइज टेस्ट को दीजिएगा और इनके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। उस टॉपिक में जो भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने टेस्ट में डाल दिए और उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो आपका रिवीजन हो गया। ये रिवीजन टेस्ट हैं, इनके भी एक्सप्लेनेशन के वीडियो हैं, ये आपका हो गया। उसके बाद में ये मेजर टेस्ट हैं, इसके साथ मंथली शेड्यूल टेस्ट मार्च से लेके अगस्त तक बिल्कुल फ्री हैं, आप उनको दे सकते हैं। और अभी 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक 20 टेस्ट, डेली टेस्ट, इसके साथ ही डेली टेस्ट हैं लिटरेचर के। लिटरेचर के 20 अगस्त तक डेली टेस्ट आप दो और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिएगा। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं की है और उनको लगता है कि हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस टेस्ट सीरीज से आपके 5 से लेके कम से कम 5 से लेके 10 क्वेश्चन का डिफरेंस जरूर आ जाएगा। आपने कहीं भी तैयारी की हो, कैसी भी तैयारी की हो, अब भी यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो मैं ज्यादा की नहीं कह रहा हूं, केवल 5 से 10 क्वेश्चन आपके जरूर बढ़ जाएंगे। यदि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है तब भी आपकी तैयारी, आप ये मान के चलते हैं कि भाई मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, तब भी आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो 5 से 10 क्वेश्चन का फर्क आपको जरूर महसूस होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ। The phrase huge black silken blanket is an example of। 6 का बताओ भाई। चलो भाई, ये कौन कह रहा है कि सर रीडिंग जो है वो हैबी की क्वालिटी है? हद हो गई भाई। सागर गौतम, 5 टेस्ट जो है वो 1 अगस्त को एक हो गया है, बाकी 4 का शेड्यूल डाला हुआ है। बाकी 4 टेस्ट भी हो जाएंगे अभी, है ना? 5 के 5 टेस्ट हो जाएंगे। चलो भाई। अच्छा, ये है। ओके ओके, ये कह रहे हैं कि सर हबी नहीं हॉबी है। भाई हॉबी। ये है माई हॉबी इज रीडिंग। अब ठीक है, ये अब इसमें माई हॉबी सब्जेक्ट है, ये है, और रीडिंग यहां कॉम्प्लीमेंट। अब ठीक है, मैं सोच रहा था हबी, मैंने शायद उसको या तो स्पेलिंग आपने गलत लिखी होगी या मैंने देख लिया होगा। हबी नहीं है, क्या है? हॉबी है, बिल्कुल ठीक है। या तो मैंने इसको हबी पढ़ लिया और मैं जो बता रहा था वो हबी के बारे में बता रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है।
अरे भाई आजकल हस्बैंड को भी तो हबी कहते हैं, HUBBY। मैं तो सोच रहा था कि आपने हबी लिखा है, HUBBY हबी, इसलिए हमने कहा माई हबी इज रीडिंग, मेरा हस्बैंड पढ़ रहा है, तभी ठीक है। तो अब तो यही है, ये सब्जेक्ट है और माई हॉबी इज रीडिंग है, इसमें हॉबी है तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वी है और ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और ये अगर हॉबी हबी है तब ये आपका क्या है, एस और वी है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया अब तो। अरे भाई अब तो क्लियर हो गया होगा, सही से देखा नहीं, ठीक है ठीक है। बिल्कुल 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 ठीक है। चलो इसका इसका करो भैया। द फ्रेज ह्यूज ब्लैंक ब्लैक सिल्कन ब्लैंकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका हेडवर्ड बताओ पहले तो कौन सा है, छह वाले का, छह वाले का हेडवर्ड, ब्लैंकेट इसका हेडवर्ड है, ये इसका हेडवर्ड, और बाकी सारे के सारे क्या हैं इसके, प्री मॉडिफायर्स हैं। ये एक प्री मॉडिफायर है, ये दूसरा प्री मॉडिफायर है, ये तीसरा प्री मॉडिफायर, MMMH है इसका, देखो कौन से में है, दूसरे वाले में है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज बैग्स आर योर्स, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो पहले, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। दीज बैग्स आर योर्स, दीज बैग्स आर योर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें कौन सा सही नहीं है। द सेंटेंस इज एनपी वीपी प्लस एनपी, ऐसा ही है क्या, सेंटेंस एनपी वीपी प्लस वीपी है क्या। एक फ्रेज इसमें यह है, डॉज बैग्स, दूसरा आर है, तीसरा योवर्स है, तीन फ्रेज हैं इसमें। डॉज बैग्स जो है वो नाउन फ्रेज है, ये आपकी नाउन फ्रेज है। आर जो है ये आपकी वर्ब फ्रेज है। योवर्स जो है ये भी नाउन फ्रेज है, ये भी नाउन फ्रेज है। तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, एनपी वीपी प्लस एनपी, द सेंटेंस इज एनपी वीपी प्लस एनपी, बिल्कुल ठीक है ये। द सेंटेंस फॉलोज द पैटर्न एसपीसी, ये बात भी ठीक है। ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये वी हो गई और ये सी हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। तो एस पी सी इसका पैटर्न है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दोज बैग्स आर योवर्स, योवर्स इज एन एनपी विद अ प्रोनाउन हेड, ये बात भी ठीक है। योवर्स एक एनपी है, नाउन फ्रेज है। योवर्स इज एन एनपी, ये एनपी है विद अ प्रोनाउन हेड, और इसका हेड कौन है, योवर्स एक प्रोनाउन है, तो इसका हेड जो है वो प्रोनाउन है, ये भी ठीक बात है। चौथा देखिएगा, दोज बैग्स इज एन एनपी विद ए प्रोनाउन हेड, दोज बैग्स जो है वो एनपी तो है, लेकिन इसका हेड जो है वो क्या नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। बैग्स इसका हेड है, तो ये नाउन हेड है, इसका नाउन हेड है। डॉज जो है वो डिटर्मिनर है, इसका प्री मॉडिफायर है, तो इसका चार वाला आंसर जो है वो ठीक नहीं है, तो इसका सही आंसर चार हो जाएगा, डी इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर डी है। यस, क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पहले सेंटेंस को पढ़ो ठीक ढंग से, इनमें से कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सुनीता कह रही सर पीस ऑफ एडवाइस क्या है। पीस ऑफ एडवाइस, पीस हेडवर्ड है, ऑफ एडवाइस जो है ये इसका प्रपोजिशनल फ्रेज पोस्ट मॉडिफायर है। ठीक है बेटा, ये बच्ची पूछ रही थी, उसका आंसर ये है। इस क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से। Which of the following is not true? इनमें से कौन सा सही नहीं है। CP's जेनेटिव फ्रेज आर जस्ट लाइक NP's, NP की तरह ही होती हैं, except case y that they end with particle apostrophe s। बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ लिया है कि जीपी जो होती हैं वो क्या होती हैं, एनपी के जैसे ही होती हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि वो किसके साथ एंड होती हैं, अपोस्ट्रोफी एस के साथ एंड होती हैं। ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, एग्जांपल्स भी हमने लिख लिए थे। पीपी, prepositional phrase are just like NP's, वो भी NP की तरह होती हैं, except that they are introduced by a preposition, वे preposition से इंट्रोड्यूस होती हैं। ये बात भी ठीक है, पे भी हमने चर्चा कर ली, अब दोबारा नहीं करेंगे। VP, verb phrase is the pivotal element of the clause, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो कौन सा होता है, verb phrase होती है। एंड ऑलवेज एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट, और हमेशा कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करती है, नहीं कभी नहीं करती है। अभी हमने सभी फ्रेजेस के फंक्शंस देखे थे, तो हमने देखा कि फंक्शन जो होता है इसका वो हमेशा प्रेडिकेटर होता है। क्या होता है, प्रेडिकेटर होता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट का काम या तो नाउन फ्रेज करती है या फिर एडजेक्टिव फ्रेज करती है। दो फ्रेज हैं जो कॉम्प्लीमेंट का काम करती हैं, या तो नाउन फ्रेज करती है या फिर एडजेक्टिव फ्रेज करती है। एट द मोस्ट जनरल लेवल द स्ट्रक्चर ऑफ वीपी इज ऑक्सिलरी, 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 ये चार हो सकती हैं, और ये मैन, ये सब ब्रैकेट में होंगी। देखो ये सारी की सारी, यानी ये हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ये मेन वर्ब जो है ये जरूरी है, ये होगी होगी। तो आप इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से जरूर तैयार कर लें। ये चार वाला भी सही है, दो वाला भी सही है, तीन वाला पॉइंट जो है वो सही नहीं है। तीन वाला पॉइंट इसमें सही नहीं था, तीन वाला सही नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पुअर अटेंडेंस एट द मीटिंग इज नॉट वेरी इंकरेजिंग, द अंडरलाइंड पार्ट इज। इसका आंसर करो भाई, देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। अभी हम एक बार देख लेते हैं। नौ का क्वेश्चन देखिएगा। द पुअर अटेंडेंस एट द मीटिंग इज नॉट वेरी इंकरेजिंग, द अंडरलाइंड पार्ट इज, यानी ये जो फ्रेज है कौन सी फ्रेज है, ये तो सब बता देंगे। बिल्कुल सही है। नेहा राजपुरोहित, आपके पास मेरे नंबर है, वहां व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, यदि कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आप सब लोगों के पास मेरे पर्सनल नंबर भी हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। ये नाउन फ्रेज है, कौन सी फ्रेज है, नाउन फ्रेज है ये। का हेडवर्ड अटेंडेंस है, ये इसका एट द मीटिंग पोस्ट मॉडिफायर है। द पुअर, ये इसका पुअर और द, ये इसका प्री मॉडिफायर है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो।
ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। यदि अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया है और क्लास आपको ठीक लगी हो, जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत शानदार शानदार वीडियोज आपको यहां मिलते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि YouTube पे हमसे अच्छा कंटेंट और हमसे ज्यादा कंटेंट आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है। आप पे खुद इस बात को जानते हैं। एक्सट्रीमली टैलेंटेड यंग वीमेन ऑफ दिस एरिया, वुमेन ऑफ दिस एरिया का बताओ भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सट्रीमली टैलेंटेड यंग वुमेन ऑफ दिस एरिया, ये इसका हेडवर्ड है। नाउन फ्रेज है। ऑफ दिस एरिया, ये इसका फर्स्ट मॉडिफायर एक ही है, तो देख लो कहां है। एक्सट्रीमली ये एक है, टैलेंटेड यंग, एम 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 एच एम, एम 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 एच एम, 3 वाला सही है, 3 वाला इसका सही आंसर है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूं क्लास आपको ठीक लगी होगी, निश्चित रूप से आपको फायदा देगी, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी। आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, और आप मेहनत कर भी रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।